बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड आई होप कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। वैसे तो अगर लाहौर की बात करें तो इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि बस हड्डियों में दर्द शुरू हो गई है सर्दी के मारे। वो जो कहते हैं ना, बचपन में जब बड़े कहते थे कि हाय ये तो चुभने वाली सर्दी है या ये तो हड्डियों में घुस जाती है सर्दी। कसमें व्यूअर्स, आज एहसास हुआ कि हड्डियों में घुसने वाली सर्दी क्या होती है। मतलब हमारी हड्डियां भी फ्रीज़ हो गई हैं लाहौर में। तो जो दूसरे शहरों में लोग हैं जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, शुक्र करें, क्योंकि लाइक आई सेड येस्टरडे और मैं आज फिर पढ़ रही थी कि एज़ पर द वेदर रिपोर्ट 12 से लेके 15, कल मैंने कहा था 12 से 17, बट 12 to 15, 12, 13, 14 और 15 तारीख जनवरी की पाकिस्तान में सबसे ठंडे दिन होंगे पिछले 100 साल में। पिछले 100 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी जितनी 12, 13, 14 और 15 तारीख को पड़ेगी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में प्लीज़ ख़ास एहतियात करें। एंड बाय द वे, जब ख़ास एहतियात की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं इस दुनिया में जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए सर्दियों में, जिनको हम कभी कभी भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं। देखिए, हमेशा से हमने आपके साथ ये बात शेयर की है कि हमने अपना ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, हमारे स्टाफ, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे कॉलीग्स, उनका भी ख्याल करना है। लेकिन बहुत से लोगों के घर में जानवर होते हैं। किसी ने बर्ड्स रखी होती हैं, किसी ने बिल्ली रखी होती है, किसी ने कछुआ रखा होता है, किसी ने डॉग्स रखे होते हैं। वेरियस डिफरेंट जानवर हैं जो लोगों ने रखे हुए होते हैं पेट्स के तौर पे। सो जब हम पेट्स को रखते हैं घर के अंदर तो उनका ख़ास ख्याल रखना और ख़ास एहतियात करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यूअर्स ये बेज़बान हैं, आपको बता नहीं सकते कि वो किस तकलीफ़ या किस इशू से गुज़र रहे हैं। अगर आपने ऐसे जानवर रखे हैं जैसे कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने डॉग्स को घर के बाहर रखते हैं। किसी ने गार्ड डॉग के तौर पे रखा, तो देखो मैं शक्के जाऊँ तो क्यूटी पाए, ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर ऑफ अ गोल्डन रिट्रीवर, बल्कि मेरे पास भी बड़ी गोल्डन रिट्रीवर है गोल्डी के नाम से। अब इन दिनों में जो एहतियात करनी है वो बड़ी सिंपल है कि जी बाहर जहाँ पे भी उनके सोने की जगह आपने बनाई है, अव्वल तो कोई घर या कोई कवर्ड एरिया, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अलहदा से आपने अपने पेट्स के लिए बाहर बनाई हो। उसके अलावा उसके अंदर कोई कंबल या गर्म चीज़ का इंतज़ाम करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये कि अक्सर जो डॉग्स के लिए घर से बनाए होते हैं वो मतलब मेटल के होते हैं, स्टील के होते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो है वो हवा अंदर बाहर जाने का सिलसिला होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कभी उनको बंद करना हो तो उनको वो सफिकेशन ना हो। लेकिन सर्दियों में उनके इन घरों के ऊपर अगर आप ऊपर से कोई एक कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे हवा अंदर ना जाए, तो कम से कम वो टाइम कंफर्टेबली गुजार लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी कुत्ते बिल्लियाँ जिनके बाल लंबे होते हैं उनको तो सर्दी लगती नहीं है। देखिए, गर्मियों में अगर वो गर्मियाँ मैनेज कर जाते हैं तो सर्दियों में इन्हीं बालों के साथ उनको कितनी ज़्यादा सर्दी लगती होगी। सो आपसे रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने पैरट्स रखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने चिड़ियाँ वगैरह रखी होती हैं, अगर आपने पैरट्स और बर्ड्स वगैरह रखी हैं तो उनके भी पिंजरों के ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ डालें ताकि वो वार्म रहें। देखिए व्यूअर्स, सर्दी के मारे भी जानवरों की डेथ हो जाती है, उसी तरह जिस तरह इंसान भी मर सकते हैं सर्दी से। सो अगर आपने डोमेस्टिक पेट्स रखे हैं तो फिर उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हसन को बहुत ज़्यादा जानवरों का शौक़ है, ही इज़ अ कंप्लीट एनिमल लवर। तो उसका एक कछुआ है जिसका नाम है पीजे। कछुए साहब का भी ख्याल रखा जा रहा है, उनको भी प्रॉपर तरीके से संभाला जा रहा है, और ऑब्वियसली उसको बाहर नहीं, अब उसको उसकी बालकनी की जगह उसको अंदर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा उसको वार्म रखने के लिए। दूसरा, उसके पास एक पपी भी है जो अब 4 माह का हो गया, छोटा सा, जिसका नाम उसने डेनिस रखा हुआ है, डेनिस द मेनिस। अब वो पपी भी उसने अपने रूम में रखा हुआ है, लेकिन उसकी सफाई सुथराई, उसकी चीज़ों को मैनेज करना उसकी, और साथ में जो उनकी नैनी है मैडलिन, वो ख्याल रखते हैं। देखिए, खाने पीना का ख्याल रखना, जिस तरह हमेशा मैं एक ही बात करती हूँ कि पेट रखना, और स्पेशली अगर आपने डॉग्स और कैट्स रखने हैं या फॉर एग्जांपल घोड़े रखने हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको अगर आप पेट के तौर पे रखते हैं, आपने उनका उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह बच्चों का ख्याल रखा जाता है। उनके भी हिफाजती टीके होते हैं, बीमार होते हैं तो उनके ख़ास डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं या वेट्स भी कहते हैं।
तो उनको प्रॉपर चेकअप कराना, उनकी हिफाजती टीके लगवाना, उनके प्रॉपर ख्याल रखना, उनकी खुराक का ख्याल रखना। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने जानवर रखे हुए होते हैं घरों के अंदर, और जो घर में पका होता है वही उनको डाल देते हैं खाने के लिए। जानवरों की खुराक इंसानों की खुराक से फ़र्क है। अगर हम बाजरा खाना शुरू कर दें जो हम चिड़ियों को डालते हैं, तो हमारी न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगी। उसी तरह अगर आप सालन डाल देंगे अपने डॉग को या बिल्ली को खाने के लिए, तो आई एम श्योर कि छोटी उम्र में तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर उनका लाइफ स्पैन, यानी कि जितना लंबा उन्होंने जीना होता है उससे कई गुना कम वो जीते हैं, क्योंकि उनके ऑर्गन्स वगैरह फेल करना शुरू हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, जानवर अगर घर लेके आना है, अगर पेट आपने घर लेके आना है, तो उसकी प्रॉपर केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ हद तक उनको ट्रेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। वरना ऑब्वियसली बात यह है कि आप भी तंग होंगे, और तब ही जानवर घर लेके आए अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए ले सकते हैं। लोग शौकिया बिल्ली या कुत्ता घर उठा के ले आते हैं, उसके बाद उनसे संभाला नहीं जाता, फिर उस बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है, आदतें ख़राब हो जाती हैं, अजीब बिगड़ा हुआ एक जानवर होता है। फिर कहते हैं कि यार हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 6 माह के 8 माह के फिर जानवर को किसी को देने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोगों ने किसी थैली में डाल के कहीं फेंका है। खुदा का वास्ता है, जानवर अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है। देखिए, जब तक जानवर बाहर घूम रहा है, इधर उधर है, तब तक तो ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, उसका रोज़गार अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरीके से उसको प्रोवाइड करना है, उसका खाने पीने का इंतज़ाम व्हाटएवर। लेकिन जब आप एक जानवर को उठा के अपने घर ले आते हैं, तो आपने एक तरह से वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला से ले ली कि जी ये इसको हम रख रहे हैं। पालतू जानवर का मतलब है पालना, और प्रॉपर तरीके से पालना, प्रॉपर केयर देना। एंड देखिए व्यूअर्स, जानवर बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पर्सनालिटीज़ वाले होते हैं। आप उनको प्यार देंगे, आप उनको इतना सा प्यार देंगे, वो आपको इतना ज़्यादा प्यार वापस देंगे। अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें, माहिर नफ्सियात किसी से भी, डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से बात करें, तो अक्सर जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी इस मामले से गुजर रहे होते हैं, जहाँ एक्सरसाइज, दवाइयाँ, बाकी सब चीज़ों की रिकमेंडेशन दी जाती है, ये भी कहा जाता है कि भाई कोई जानवर या कोई पेट रख लें। जो लोग बहुत अकेला महसूस करते हैं, वो उनके पास अगर कोई कैट या कोई डॉग हो तो एक तरह से दिल बहल जाता है। बट ऑब्वियसली शौक़ होना चाहिए और जानवर पसंद भी होने चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को ला के किसी आपने पेट नहीं देना, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। सो ये भी मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। हाँ, मुझे याद है कि कुछ साल पहले हम एक बर्थडे, मैं अपने बेटे को एक बर्थडे पार्टी पे लेके गई, काफ़ी अमीर फैमिली थी, तो उधर गए तो बर्थडे पार्टी बहुत, उन्होंने ग्रैंड बर्थडे का इंतज़ाम किया हुआ, हसन भी था और हमज़ा भी था, नूर बानो भी पैदा नहीं हुई थी। तो घूम रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो उन्होंने भी गुडी बैग्स दिए। गुडी बैग्स क्या दिए भाई? एक बोल शीशे का जिसके अंदर थोड़े पत्थर और पानी और बीच में कछुए दो। अब ये कोई गुडी बैग का प्रेजेंट तो नहीं है ना, ये कोई खिलौने तो नहीं है। लोगों को जानवर देना गिफ्ट के तौर पे, ये पूछे बगैर कि वो रखना भी चाहते हैं कि नहीं। मुझे आज भी याद है कि उस स्टेज पे हम ले तो आए थे वो कछुए, हमज़ा का भी और हसन का भी, लेकिन एक ज़िंदगी अजाब में आ गई कि भाई अब इन दोनों को संभालना भी है। देखिए, उनकी खुराक देखनी है, 100 और चीज़ें करनी है। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तब उठाएं जब आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे हमेशा से जानवरों का बहुत शौक़ है। मैंने जाके पेट्स तब प्रॉपर घर में अपने रखने शुरू किए, जैसे कि बाहर 3 डॉग्स हैं, घर के अंदर हमारे डॉग है, उसके अलावा 2 बिल्लियाँ भी हैं, एक कछुआ भी है। ये सारे पेट्स तब रखे, एक जब घर इस साइज़ का बना लिया जहाँ पे वो आराम से घूम फिर सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम जिम्मेदारी उठा सकते थे या कम से कम ऐसे लोगों को रख सकते थे जो उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सफाई सुथराई, देखिए बिल्लियाँ कुत्ते नहलाना है उनको ब्रश करना है, उनकी मेडिसिन, 1000 चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमारे पास पर्शियन कैट्स हैं दोनों, एक बिल्ली जो है उसकी तो आंखें ठीक रहती है, एक की आंखें कॉन्स्टेंटली यहाँ से गंदी हुई हुई होती हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन उसको पकड़ के, उसका नाम टाइनी है, उसको पकड़ के कॉटन को गीला करके आराम आराम से उसकी आंख के नीचे से साफ़ करना पड़ता है। ज़ोर से करो तो उनको ज़ख़म बन जाते हैं। सो व्यूअर्स, वैसे आपको ये बातें इसलिए शेयर करी हूँ कि दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर बच्चे भी ज़बरदस्ती कहें कि जी नहीं अब्बा या अम्मा मुझे बिल्ली चाहिए या मुझे कुत्ता चाहिए, तो जब ले के आना है तो ये याद रखना है कि उसकी ज़िम्मेदारी है प्रॉपर। और 4, 5, 6 साल का बच्चा जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर सकता, तो घर का कोई बड़ा उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनको ख्याल उनका करेगा बच्चों की तरह, तो तभी ठीक मामला चलेगा।
बस आज आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जहाँ पे सर्दियों में हम इंसानों की बात करते हैं, ये भी बात करते हैं, देखिए बाहर के ममालिक में तो ऐसे मुल्क मतलब कनाडा वगैरह और दूसरी जगहों पे जब सर्दी आती है और जो सेंसिटिव दरख्त और ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते सर्दी में, उनके अराउंड बाकायदा कंबल टाइप चीज़ें लगाई जाती हैं। प्लास्टिक टाइप का एक वाइट सा होता है, वो पूरा उसके गिर्द लगाया जाता है, उसको ऊपर से कवर किया जाता है कि जितनी देर तक सर्दी है या बर्फ़ पड़ी हुई है ये मर ना जाए दरख्त। तो जानवर, चरिंद परिंद, पौधे, इंसान, सबको हमने सर्दी से बचाना है। और इंसान तो अपना ख्याल खुद रख सकता है, लेकिन ये जो पौधे शौधे और जो जानवर और मतलब बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। अगर ज़िम्मेदारी लें तो उसे 100% पूरा करें। उसी तरह जिस तरह हम गर्मियों में हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ एक बोल में पानी बाहर रख दें चिड़ियों के लिए, और बोल में कोई बाजरा या कोई दाना शाना रख दें ताकि जो भी चिड़िया वगैरह को भूख लगे, प्यास लगे तो वो आपके घर से पिएगी, आपको दुआएं देगी। दुआएं तो अपनी जगह, सवाब अपनी जगह। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ नूर इतनी गौर से मेरी बातें सुन रही हैं कि जैसे आज ही जाके उन्होंने कुछ 16 जानवर रख लेने हैं। अगर कॉल करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम सैयदा नूर हैदर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है आज हमारी मैचिंग नहीं हो रही, वरना तो जब हम लोग मिलते हैं हमारी मैचिंग हो रही है। लोग कहते हैं आप लोग नहीं फोन करके मैचिंग करते हैं, किस पे ये दिल को दिल वाली सिचुएशन हो जाती है। ये प्यार की बात है। लेकिन आज देखिए मैं पौधों की, जानवरों की बात कर रही हूँ तो आप भी आज हरी भरी होके आ गए। जी वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे पास भी एक बिल्ली है जो कि आई हुई है खुद से, और उसके लिए मैंने एक खसियानी बिल्ली। हाँ जी। अच्छा। तो मैंने उसका बेड बनाया, मैंने वो दर्जी से लेके आई, उस कपड़े छोटे छोटे कतरे जो होती हैं उसको मैंने उसमें डाल के एक कार्टन में और उसमें रखा हुआ है, और वो कूलर के नीचे, और वो जाती है वहाँ पे सो जाती है। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए ना मेरी जान, एट द एंड ऑफ द डे टर्की में देखें आप व्यूअर्स, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ टर्किश लोगों से। मैं टर्की गई, सच्ची बात है मैंने कोई ख़ास टर्की नहीं एंजॉय किया, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं टर्की जाके, हर बंदे को भूत सवार हुआ कि टर्की जाने। मुझे कोई ख़ास मतलब उस तरह से ज़्यादा मज़े की जगह नहीं लगी, लेकिन जो मुझे सबसे प्यारी दिल को लगने वाली बात अच्छी लगी कि वहाँ पे बिल्लियों से इतना प्यार किया जाता है, इतना प्यार किया जाता है इस्तांबुल में कि लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने दाना रखा, वो बिल्लियों के लिए खाना रखा होता है। आती जाती बिल्लियाँ जो है वो वहाँ से खा रही होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, बहुत बिल्लियाँ हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं बिल्लियों को, और मतलब जानवर, कुत्ते बिल्ले जो भी हों, और वो ना उनको मारते हैं। हमारे यहाँ तो टॉर्चर करते हैं लोग, बच्चे जाके बच्चों खेल बना लेते हैं, बिल्ली की दुम से कुछ बांध दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। हमारे आई रिमेंबर घर में एक बच्ची काम करती थी, एक दिन उसने आके बताया कि आप भी, मैं तो कल से मैं बड़ी अपसेट हुई हूँ। मैं कल घर गई रात को तो पता चला कि हमारे हमसायों के बच्चे ने एक बिल्ली की दुम के साथ ना पटाखे, फायर क्रैकर्स लगा दिए। वो पूरी बेचारी बिल्ली को आग लग गई और वो बेचारी सारी रात अजियत में चीखती रही। उसको डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा के उसको पुट डाउन कर दिया, क्योंकि वो बेचारी उसने सर्वाइव ही नहीं करना था। लेकिन ये कोई खेल है, ये कोई तमाशे है, और ये चीज़ें बड़े समझाते हैं। बच्चे तो करते हैं बेवकूफ़ों वाली हरकतें, हमारा फ़र्ज़ बनता है बड़े होते हुए कि हम मना करें। क्योंकि अबू हुरैरा बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे ना, बिल्लियों को बाप कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली से बहुत प्यार किया है, तो बिल्ली से प्यार करना भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे प्यार करते हैं, उनका खाने का ख्याल रखते हैं। कुत्ता, शेर, कोई भी जानवर है। हाँ जी। कल हमारी बिल्ली ने चिड़िया को पकड़ के ना उसकी दुम खा ली, और मैंने बिल्ली को ना अपनी तरफ से तो वो बड़ा किया, फिर मैं उसे उठा के लेके आई, फिर मैंने कहा ये सरवाइव कर जाए, उड़े, उसको मैंने अंदर रखा हुआ है कि ताकि ना वो ठीक हो जाए ना। तो कल ना बिल्ली वो बाजरा खा रही थी, तो बड़े उसमें ना उसने पकड़ के ना उसको झपट्टा मारा और वो उसकी ना दुम खा गई बिल्ली। बट चिड़िया बच गई, चिड़िया बच गई, लेकिन उसको मैंने, हाँ नहीं, दुम खा गई, अब चिड़िया बच गई है। उसको मेहरबानी से आप दूर रखिएगा नूर साहिबा, ऑब्वियसली बिल्ली और चिड़िया की दोस्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अच्छा रेसिपी की तरफ आते हैं। मुझे डांटे पिट रही हैं कि ये मैंने अपना एक फेवरेट टॉपिक आज जो उठाया ना, जानवरों से प्यार का, तो वो टाइम निकलता जा रहा है। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी कोफ्ता बिरयानी, ठीक है, जिसको मोती बिरयानी भी कहते हैं। हाँ। जी चिकन के कोफ्ते हम छोटे छोटे बनाएंगे। चलिए जी, मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ। कोफ्तों के लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद,
इसको हमने ग्राइंड करके इसका पानी हमने निकाल लेना है। लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, भुने हुए चने 2 खाने के चम्मच, खसखस पोपी सीड से कहते हैं 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसमें लिखा हुआ है हाफ कप, सॉरी इसमें ना 1 चाय का चम्मच है। हरी मिर्च कप डाल के बेड़ा ही गर्क कर हाँ जी, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, इसको हमने ग्राइंड करना है। अंडा ले लें 1 अदद या ब्रेड के स्लाइसिस ले लें 2 से 3 अदद, वाइट ब्रेड। अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है कि हमने चॉपर में सारी चीज़ें डाल देनी है और डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके हमने निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है और फिर हमने ऑयल हाथों पे लगा के और छोटे छोटे कोफ्ते बना लेने हैं। ठीक है जी, इसको हमने बड़े साइड वाले पे भी रख दिया। इसमें बनते हैं, इसमें छोटे बनते हैं जी, कोफ्तियां जैसी क्योंकि बनती हैं। बड़े कोफ्ते नहीं, उसमें उसके अंदर मसाला नहीं जाएगा उसका। ठीक है, इसका और फिर टेस्ट भी कर लीजिएगा, थोड़ा इसका मसाला स्पाइसी होना चाहिए। अच्छा जी, बिरयानी के लिए चाहिए हमें चावल 1 किलो, प्याज 4 अदद, आलू बुखारा 100 ग्राम, खुश्क आलू बुखारा जो कि ब्राउन वाला होता है। ठीक है जी, और दही जो है वो 2 कप, टमाटर प्यूरी 1.5 कप, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हरी मिर्च 6 से 7 अदद साबुत, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और प्याज फ्राई और क्या कहते हैं लेमन स्लाइसेस जो है ये हमने इसके गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, हमने कोफ्ते बना लिए और उसको हमने डीप फ्राई कर लिए कि हल्का सा गोल्डन जब कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। उसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करके जो गार्निशिंग के लिए 2 प्याज फ्राई करके निकाल लेने हैं साइड पे। और मसाले के लिए हमने जो है वो प्याज को लाइट ब्राउन करना है। जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे जी अपने क्या कहते हैं टमाटर प्यूरी, और सारे मसाले हमने डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर हमने कोफ्ते डाल देने हैं। ठीक है जी, कोफ्ते ऑलरेडी जो है वो फ्राई होकर कुक हुए होंगे, हाफ डन हो गए होंगे। फिर कोफ्तों को जो है वो अच्छी तरीके से भून लेना है और उसके बाद हमने दही डाल देनी है और खुश्क आलू बुखारा और साबुत जो है वो सब्ज़ मिर्च डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको जो है वो फ्राई करेंगे। जब मसाला ऑयल छोड़ने लगे, दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, हमने मसाला जो है साइड पे रख देना है। फिर हमने चावल बॉयल करने हैं। चावल हमने 3 कनी जो है ना वो हमने बॉयल करने हैं। कनी का मतलब है कि हमने चावलों को एक चावल की वो लेके दाना उसको हमने ऐसे मसलना है। जब 1 कनी रह जाए और इसका मतलब है कि 3 कनी गल गए हैं और 1 कनी जो है हमारे दम में गलेंगे। फिर हमने इसकी लेयर लगानी है। पहले सबसे पहले हमने चावलों की लेयर लगानी है, फिर वो कोफ्तों के मसाले की लेयर लगानी है और उसके ऊपर हमने धनिया पुदीना और लेमन के स्लाइसिस की लेयर लगानी है। उसके बाद फिर हमने चावलों की लेयर लगानी है, फिर चिकन मसाले की वो कोफ्ते मसाले की लगानी है और एंड पे हमने जो है वो लगा के चावलों की लेयर, उसके ऊपर हमने फ्राई प्याज, लेमन स्लाइसिस, धनिया पुदीना और थोड़ा सा जर्दे का रंग 2-3 जगह डालना है और केवड़ा वाटर, और ये हमने डाल के उसके ऊपर 1 चाय का चम्मच और हमने इसको 10 से 15 मिनट दम लगा देना है और फिर हमने इसको मिक्स करके और फिर हमने सर्व कर देना रायता और चटनी के साथ। दुनिया की सबसे लंबी रेसिपी थी। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुरा तो रही हूँ लेकिन बात आज बहुत सीरियस सी करनी है, क्योंकि एक क्या 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम व्यूअर्स बार बार सुनने को मिलता है। बहुत कॉमन हो गया है ये। मुझे याद है कि अल्लाह ताला मेरे फादर इन लॉ को, मेरे डैडी को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। जब वो बीमार हुए थे कुछ साल पहले, तो डॉक्टर ने कहा कि जी हमने इनका डायग्नोसिस प्रॉपर करना है, हमने टेस्ट करने, हमने ये करना है, हमने वो करना है। हमें शक है कि कहीं इनको डिमेंशिया या पार्किंसंस तो नहीं हो गया। तो हम ज़रा हैरान से हो गए कि क्या मतलब। खैर ऑब्वियसली वो उन्होंने किया एंड एज फैक्टर एंड बाकी सारी चीज़ें और बात हुई। अब हर दूसरे बंदे के मुंह से निकल रहा है जी मेरी अम्मी को अल्जाइमर्स है, मेरे अब्बू को पार्किंसंस हो गया, कोई कहता है डिमेंशिया हो गया। तो ये 3 टेक्निकली तो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं, लेकिन ये है क्या और ये इतनी ज़्यादा हो क्यों रही हैं, और अगर हो जाए तो इनका हल क्या है और क्या इनको अवॉइड करने का कोई तरीका है? इनसे रिलेटेड हम गाइडेंस लेने के लिए आज बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे शो का ऑन ऑफ हिस्सा रहते ही हैं और ज़्यादा रेगुलर हिस्सा हो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दिमागी बीमारियां तो 8 करोड़ आजकल हैं, जैसे कि
फालिज, स्ट्रोक पे भी डॉक्टर साहब को हमने तकलीफ देनी है एट सम पॉइंट बात करने की, लेकिन आज हमारा फोकस होगा एल्जाइमर, पार्किंसंस एंड डिमेंशिया पे। डॉक्टर साहब के बारे में आपको खैर मैं क्या बताऊंगी, जो इनको जानते हैं उनको तो पता है कि इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। आप फॉर्मर चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी रह चुके हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, एंड ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ मेडिकल बुक लोकलाइजेशन ऑफ लीजन इन न्यूरोलॉजी। डॉक्टर साहब, जब माँ बाप, जब घर के बड़े, घर के बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, किसी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, तो इंसान बहुत मजबूर फील करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बचपन में पाला होता है, हमसे लाड प्यार किया होता है और हमारा ख्याल रखा होता है, और सच्ची बात है हमारी खिदमत की होती है। और जब उनकी खिदमत करने का वक्त आता है और कहा जाए कि जी इनको डिमेंशिया हो गया है या अल्जाइमर हो गया है या पार्किंसंस हो गई है, ये अब आपको पहचानेंगे ही नहीं, ये खो जाएंगे, घर से निकल जाएंगे इनका, और आपको मतलब बंदा बहुत डर जाता है, क्योंकि ये तो फिर छोटे बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल एक काम हो जाता है। और आपको पता है बेबी को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक एडल्ट, एक बुजुर्ग अगर घर से निकल जाए और खो जाए तो आपकी जान निकल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये क्या है? ये तो एक तो मुझे तीनों बताएं, क्या एक ही चीज़ का नाम है, ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया। करोड़ों दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। अल्जाइमर डिज़ीज़ या जिसको अल्जाइमर कॉमनली कहा जाता है, एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के मखसूस खुलिये जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक़ यादाश्त से होता है। ये मखसूस खुलिये जिनका ताल्लुक़ यादाश्त से होता है, ये जब मरना शुरू होते हैं तो उसके नतीजे में माजी करीब की यादाश्त हमारी मुतासर होती है। माजी बईद की यानी दूर की जो यादाश्त है वो फिर भी इंटैक्ट रहती है, किसी न किसी दर्जे में मौजूद रहती है, लेकिन थोड़ी देर पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें स्किप होना शुरू हो जाती हैं, मेमोरी से निकलना शुरू हो जाती है। अपनी बात रिपीट बहुत करते हैं। जी ऐसे ही बार बार वही बात करते हैं और बंदा अक्सर मुस्कुरा के कहता है मुझे तो बता देता है, मतलब मैं बता दिया था आपने ये, कहती है अच्छा पता नहीं चला, और फिर पूरी वही कहानी फिर आपको रिपीट की जाएगी। जी ऐसे ही है, और बार बार अपनी बात। सो इसमें यादाश्त के साथ साथ मरीज़ के रवैये में तब्दीली आती है और तर्ज़ अमल की सलाहियतें मुतासर होती हैं। सो एक कॉमन दिमागी बीमारी जिसमें वो मखसूस खुलिये दिमाग के जिनका ताल्लुक़ यादाश्त से होता है वो मुतासर होते हैं। इसके साथ भूलने के साथ साथ बात करने की, अपनी बात समझाने की, तर्ज़ अमल की सलाहियतें ये सारी मुतासर होती हैं। पूरी दुनिया में 55 मिलियन लोग अल्जाइमर डिजीज़ का शिकार हैं, और इसमें इस वक्त और इसमें राइज़ ग्रेजुअली आ रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। एक एस्टीमेट है कि जिस तरीके से ये इस मर्ज़ की तशख़ीस हो रही है तो शायद प्रॉबेबली 2030 में ये 55 मिलियन की डिजिट जो है क्रॉस कर जाएगी, 78 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2050 में ये 138 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, इसकी तशख़ीस ही बहुत कम होती रही। न्यूरोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में न्यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो न्यूरोलॉजिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा कम है जो कि प्रॉपर डॉक्टर हैं इसको डायग्नोज करने वाले। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आदाद-ओ-शुमार की बात करें, तो अल्जाइमर डिजीज़ के 7 से 8 लाख अफराद जो है अल्जाइमर में मुब्तला हैं। कहा यह जाता है, सोचा ये जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है और हमेशा बुढ़ापे की अलामत इसे समझा जाता है, ढलती उम्र की अलामत समझा जाता है, लेकिन ये महज ढलती उम्र की अलामत नहीं है। मेरी दोस्त की अम्मी को 55 की उम्र पे अल्जाइमर डायग्नोज हो गया था, और 55 ओल्ड एज नहीं होती डॉक्टर। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ओल्ड एज तो हम यूजुअली कहते हैं कि यार 70 प्लस। यही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये महज ढलती उम्र की अलामत नहीं है। अल्जाइमर की 2 इकसाम हैं। एक किस्म वो है जो अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर है जो 60 ईयर से पहले होती है, और एक है लेट ऑनसेट अल्जाइमर जो कि 60 ईयर के बाद होती है। जो 60 ईयर से पहले अल्जाइमर होती है वो अमूमी तौर पर मौरूसी होती है, उसमें मौरूसी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर पेरेंट्स में से किसी को है
और उनको 60 ईयर से पहले हो गई है, जैसे आपने कहा 55 ईयर या 50 ईयर्स में, तो आपको भी आपकी फैमिली में, आपकी नस्ल में वो आने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। एक और बीमारी जिसका नाम आपने लिया और उसको वो क्लोजली मिमिक करती है, उसमें भी डिमेंशिया या यादाश्त का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, पहले मैं उससे पहले ये बता दूं कि अल्जाइमर डिजीज़ ये डिमेंशिया की कॉमनेस्ट टाइप है। डिमेंशिया है बेसिकली एक ब्रैकेट टर्म जिसमें हम कहते हैं ये भूलने की बीमारी है। अच्छा ठीक है, तो यानी कि डिमेंशिया आ गया, उसके नीचे आ गया अल्जाइमर। तो क्या इसी के नीचे 75% केसेस में जो कॉज होती है, मोस्ट कॉमन कॉज, वो अल्जाइमर होती है। और पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में कुछ खुलिये होते हैं जो कि डोपामीन केमिकल रिलीज़ करते हैं। वो डोपामीन केमिकल रिलीज़ नहीं होता जी, वो डोपामीन केमिकल जब रिलीज़ नहीं होता तो 4 बुनियादी अलामात होती हैं। एक, मरीज़ का हाथ कांपता है, अमूमी तौर पर ये एक हाथ से शुरू होता है और रेस्टिंग फेज में वो हाथ कांपता है, यानी जब आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है उस वक्त नहीं कांपेगा, जब आप आराम से गोद में रख के तो ये हाथ आपका मुसलसल पिल रोलिंग ट्रेमर होता है और हाथ कांपता है ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये हाथ एक हाथ से शुरू होता है और सालों एक हाथ रहता है और फिर उसके बाद दूसरे हाथ में आता है और ये रेस्टिंग ट्रेमर होता है, नंबर 1। नंबर 2, मरीज़ के जिस्म में, उसके जोड़ों में और पट्ठों में अकड़ाहट आना शुरू हो जाती है। फिर मरीज़, थर्ड ये है कि स्लो हो जाता है, अपने रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा वक्त लेता है। ठीक है। खुद से नहाने में, खुद से चेंज करने में, कपड़े चेंज करने में ज़्यादा वक्त लेता है और जब भी उसने कोई मूवमेंट शुरू करनी होती है तो वो मूवमेंट शुरू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लेता है। सो मरीज़ आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मुझे कमज़ोरी होगी, मैं यहाँ से बैठ के उठ नहीं सकता। अगर उसने उठना है तो वो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता उठेगा, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलेगा। और ये तीसरी अलामत है। और चौथी अलामत ये है कि मरीज़ के पोस्चर में तब्दीली आ जाती है, मरीज़ का जिस्म अकड़ जाता है, ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, हिप के ऊपर भी फ्लेक्शन हो जाती है, नी के ऊपर भी, और वो छोटे छोटे कदमों के साथ चल रहा होता है, ऐसे जैसे फीट ग्लू हो गए हैं ग्राउंड के साथ। अब ये भी ओल्ड एज की बीमारी है। इस पार्किंसन वाले पेशेंट में डिमेंशिया बाद में डेवलप हो जाता है कुछ सालों के बाद। सो दैट इज़ द रीज़न इसको कंफ्यूज किया जाता है कि ये अल्जाइमर डिमेंशिया है या ये पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे जी। अब आपको मसाइल बता दिए, इनके हल की तरफ हम जाएंगे और क्यों होता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे मैं डॉक्टर साहब को भी यही ब्रेक में कह रही थी कि मैंने कहा आप तो इतने हंसमुख और पॉजिटिव पर्सनालिटी है, यूजुअली जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं बड़े सड़ियल होते हैं, ये क्या स्टोरी है? नहीं, बिल्कुल बहुत हंसमुख होते हैं सारे, कोई हंसमुख नहीं होते इतने। हमेशा जब आप डॉक्टर के पास जाओ और कि कोई दिमाग का इशू तो इतना आपको सीरियसली देख रहे होते हैं, त्राई बंदे का निकल जाता है कि पता नहीं क्या आपको बताने वाले हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर आपके साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करने के बाद जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो आप उसके चैम्बर से निकलते हुए दरवाज़ा क्रॉस करने से पहले आप मोर देन 60-70% आप ठीक हो चुके होते हैं। तो नहीं, बट डॉक्टर साहब वही वाली बात जो मैं अक्सर व्यूअर्स ऑन एयर कहती हूँ कि हमेशा उस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए जो मुझसे डॉक्टर हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। लेकिन अगर डॉक्टर का मिजाज अच्छा हो और पॉजिटिवली आपकी बात सुने तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कह रहे 60-70% 90% बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग किसी जो आते हैं आपके डिपार्टमेंट में, न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में, वो अक्सर किसी जहनी दबाव का शिकार होते हैं, किसी इमोशनल इशू से गुजर रहे होते हैं। और कभी कभी डॉक्टर का ये कह देना कि आप बिल्कुल ठीक है, थोड़ी वॉक करें, थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें, उससे बंदा इतना ईजी हो जाता है। जी ऐसे ही। तो अगर सारे डॉक्टर्स आपकी तरह मोहब्बत प्यार से और मुस्कुराते हुए डील करें तो शायद ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाए। आई नो कि एक रैट रेस है, लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए ज़िंदगियों में, लेकिन जैसे हम अल्जाइमर्स की, पार्किंसंस की, डिमेंशिया की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ही पार्किंसंस और अल्जाइमर्स भी आ जाता है, तो माँ बाप को या औलाद को जब बंदा लेके आता है तो वैसे ही इंसान की जान निकली हुई होती है। आपका सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट असासा आपके पेरेंट्स होते हैं। जी ऐसे ही। तो अपने खजाने को आप लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, जी ये इनको ठीक कर दें, जी ऐसे अच्छी तरह डॉक्टर डील कर ले तो क्या ही बात है। लेकिन खैर ये किसी और दिन हम बात करेंगे कि एथिक्स में डॉक्टर्स के क्या ये भी बात आती है।
ये बताइए, आपने मुझे कहा था कि कुछ और चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है अल्जाइमर और पार्किंसंस के सिम्टम्स या उससे रिलेटेड। अल्जाइमर जिसको हमने ये कहा कि डिमेंशिया की मोस्ट कॉमन टाइप है, इसमें माजी करीब की याददाश्त मुतासिर होती है। यानी मरीज़ थोड़ी देर पहले क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, बिल्कुल भूल जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले अगर बेटा या बेटी मिल के गई हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो कहेंगे कि फ़लाँ को बुला दो, उसी बेटी को उसी बेटे का नाम लेंगी और कहेंगी बुला दो। उन्हें जब बताया जाएगा कि अभी मिल के गई हैं तो वो डिनाई कर देंगे कि नहीं वो तो नहीं आई, मैंने तो उन्हें नहीं मिला। अब जैसे बड़े कभी कभी कहते हैं कि तुम तो मिलने ही नहीं आई कब से, हाँ एंड आई एम लाइक मैं कल तो आई थी जी। हाँ। अच्छा, फिर उन्हें ये भी याद नहीं होता अगर उनसे सवाल किया जाए, जैसे हम सवाल करते हैं जब इवैल्यूएट करते हैं तो हम सवाल करते हैं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, ये कल रात खाने में क्या खाया था, तो उन्हें कतई तौर पर याद नहीं होता कि उन्होंने क्या खाया था। और फिर अक्सर जब ये डिजीज़ बढ़ती है, जब डिजीज़ बढ़ती है तो वो खाना खाकर फिर खाना मांग लेते हैं, और जब उन्हें बताया जाता है कि खाना खाया है तो वो कहते हैं कि नहीं जी मैंने खाना खाया ही नहीं। फिर दूसरी चीज़ जो मिजाज में आती है वो उनके रवैये में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बात पे भड़क उठते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, फिर शक का इजहार करते हैं, कहेंगे कि तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे बेटे ने मुझे खाने में कुछ मिला के दे दिया है। हाँ, फिर ये एलिमेंट, अलमारी में पैसे पड़े हुए थे वो कहाँ गए, अच्छा कभी थे ही नहीं पैसे, लेकिन बस जी। अच्छा, फिर इनको दिन वक्त याद नहीं रहता, जगह याद नहीं रहती। ये मरीज़ घर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर हो सकता है ये अपनी गली में गुम हो जाएं और इन्हें समझ ना आए कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे हूँ और मैंने वापस कैसे जाना है। सो इवन यहाँ तक होता है कि अगर उन्होंने वॉशरूम जाना है तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि वो कैबिनेट खोल के, कपड़ों वाली अलमारी खोल के या कैबिनेट खोल के खड़े हो जाएंगे और एज्यूम करेंगे कि ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। फिर एक और चीज़ ये होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि इनको, जैसे मैंने कहा ना, दिन वक्त याद नहीं रहता। ये वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जिन्हें बड़े बतरीके एहसन उन्होंने सारी उम्र में दादी अम्मा नानी अम्मा ने किया होता है, वो अब वो नहीं कर पाती। जैसे दादी अम्मा फेमस हैं बहुत ज़बरदस्त खाना बनाने के लिए, बड़ा टेस्टी खाना बनाने के लिए, मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अब उनको ये समझ ही नहीं आएगी कि वो खड़ी हो गई हैं, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आएगी कि मैंने प्रेशर कुकर बंद करना है ये नहीं करना, उसमें मसाला डालना है ये नहीं डालना। तो अगर उन्हें कहें कि की लेके, जी बहुत, और ये फिर जब ये एक और नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो फिर मरीज़ को अपने रिश्तों की पहचान नहीं रहती। फिर वो, मेरे पास एक डॉक्टर साहबा आती हैं, वो बड़ी परेशान एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हमारे घर में बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे मेरे वालिद साहब चीज़ें भूलते थे, वो तो हमें पता था कि डिमेंशिया है, वो भूल जाते थे, अब वो अपने रिश्ते भी भूलना शुरू हो गए। अब वो हमारी भाभी यानी अपनी बहू को ये समझते हैं कि मेरी बीवी है, और मेरे भाई को कहते हैं कि तुम जो है मेरी बीवी को जो है मेरी बीवी के साथ रह रहे हो और तुम ऐसे। सो ये बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है आपकी पूरी लाइफ, फैमिली लाइफ। सो अल्जाइमर को कहते हैं ये फैमिली डायग्नोसिस है, ये एक आदमी को अफेक्ट नहीं कर रहा। वो मरीज़ जो उससे गुज़र रहा है वो तो उस तकलीफ़ से, अजियत से गुज़र रहा है, जो फैमिली मेम्बर साथ हैं वो भी इक्वली इस अजियत से गुज़रते हैं। ये मरीज़ सारी रात जागते हैं, सारी रात जागते हैं और सारा दिन गुनूदगी करेंगे, सोएंगे। फिर रात को इनकी डिमांड होगी कि मेरे साथ बैठें, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए। फिर कभी अगर ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है सारी रात बैठना, तो बेटा या बेटी अपने कमरे में जाएगा, तो फिर उनके जा के कमरे नॉक करेंगे कि तुम आते क्यों नहीं, मेरे पास बैठते क्यों नहीं। ये बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। वो माँ जिसने आपको बोलना सिखाया, अब वो आपको अपनी बात समझा नहीं पाती, वो आपको ये बता नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अब होता ये है कि वो आसान अल्फाज जो कि आप गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, वही नहीं मिलते, और उसकी जगह फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो अल्फाज से मफहूम ही समझ नहीं आता। थिंक ऑफ मिजरी कि आपके वालिद आपके साथ आके बैठे हैं और उन्होंने जेब से चम्मच निकाले हैं, जेब में चम्मच डाले हुए हैं, कोई और चीज़ें डाली हुई हैं, और वो थिंक अबाउट आप पब्लिकली बैठे हुए, आप कितनी अजीब कंडीशन में हैं कि वो, अब उनको नहीं पता, अब वो घड़ी अपनी घड़ी है, वो वॉच को जो है फ्रिज में रख देंगे। तो ये सारी
चीज़ें हैं जो कि बहुत बैडली अफेक्ट करती है। फिर शख्सियत में चेंज आती है, देखिए- डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, बैठे बैठे रोना शुरू करेंगे, घंटों रोते रहेंगे, गुस्से में आएंगे, घंटों बोलते रहेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते रहेंगे, टीवी के सामने बैठे हैं घंटों बैठे रहेंगे, दिन में सो रहे हैं घंटों सोते रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें फिर आपकी सारी लाइफ को, लेकिन केयर गिवर्स डॉक्टर को साहब, ये मुतासिर करें। होता क्यों है? मैंने ये आपको क्यों बताया। हो रहा है? मैंने मतलब देखिए ना, ये क्या कोई मतलब देखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रोग्राम पे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि आप अगर इस चीज़ को अवॉइड कर जाएंगे तो हमें इसके इलाज की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से, देखिए डॉक्टर साहब, बैठे बैठे तो नहीं हो सकता ना। जी ऐसे ही है, बैठे बैठे तो कोई भी चीज़ नहीं होती। ये एक दिन में अच्छा खासा फंक्शनल सिस्टम जो है वो एकदम से ऑफ हो गया, चले कुछ हद तक मोरूसी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को होता है जिनकी फैमिली में नहीं है ये, उनको भी तो हो रहा है। वो इनको ये बेसिकली ये डीजनरेटिव डिजीज़ है जो वक्त के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है। दवाइयों के साथ आप इस बीमारी के बढ़ने को कम कर सकते हैं या इसकी प्रोग्रेशन को बहुत थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर दवाइयों के साथ इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये वक्त के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है। और रीज़न मैंने आपको बताई, दिमाग के मखसूस खुलिए जिनका ताल्लुक यादाश्त से होता है वो मुतासर होते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब मरना शुरू हो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है रिवर्सेबल नहीं है, अगर डेथ होगी तो वो रिवर्सेबल नहीं है। सो ये सारे मामलात होते हैं। अच्छा, इसको क्लोजली मिमिक करता है डिप्रेशन के साथ। याद रखिए, आप और मैं भी यंग एज में कंप्लेन कर रहे होते हैं, यार मुझे चीज़ें भूलने लग पड़ी हैं, तो मुझे कहीं डिमेंशिया तो नहीं हो गया। याद रखिए, डिमेंशिया का मरीज़ खुद उसको कभी पता नहीं होता उसको डिमेंशिया होता है। जब वो फैमिली लेके आती है ना और आप उससे पूछते हैं, जी सर बताइए क्या हो गया आपको, क्या मसला है, तो पहला जवाब ये होता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है, इनसे पूछें, ये मुझे ज़बरदस्ती ले आए हैं। सो वो डिनाई करता है। जेन्युइन डिमेंशिया का पेशेंट डिनाई करता है कि उसे डिमेंशिया का प्रॉब्लम है या यादाश्त का इशू है, जबकि डिप्रेशन का मरीज़ हमेशा खुद आता है और ख़ुद आके कहेगा कि मुझे यादाश्त का प्रॉब्लम है और मेरी यादाश्त चली गई है। अच्छा, फैमिली कंसर्न, डिमेंशिया के पेशेंट के लिए फैमिली बड़ी कंसर्न होती है कि इनकी यादाश्त गड़बड़ हो रही, डॉक्टर साहब कोई मसला है, इनको खाना खा के याद नहीं रहता, खाना खाया या नहीं खाया, इनको जो है वो थोड़ी देर पहले की हुई चीज़ याद नहीं रहती। लेकिन और ऐसे लोगों को तो आप फिर अब दवाई भी नहीं दे सकते ना, कि जिस तरह हम लोग मतलब करते हैं कि डब्बी बना ली, सुबह की है, दोपहर की है, रात की है, उसके तरह बॉक्सेस भी मिलते हैं आपको। आप तो ऐसे लोगों को दवाइयाँ भी नहीं उनके बेड साइड पे छोड़ सकते, क्योंकि वो डबल 3 दफ़ा एक ही दवाई ले लेते हैं। जी, उनको नहीं पता होता। उनको अच्छा, पता नहीं होता। दवाइयों से मुझे याद आया, यानी कि आपको हर चीज़ मॉनिटर खुद करनी पड़ती है, दवाई, खाना पीना, नहाना 3 दफ़ा जाके नहा लेंगे या 2 हफ्ते नहीं नहाएंगे। जी ऐसे ही है। दवाइयों की आपने बात की तो ये इसकी एक रीज़न, डिमेंशिया की एक रीज़न दवाइयाँ भी हैं। हम जो दिल की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, खुदा ना खास्ता नींद की अद्वियात, डिप्रेशन की अद्वियात, ये सारी डिमेंशिया करती हैं, यादाश्त को मुतासिर करती हैं। तो डॉक्टर साहब, हर दूसरा बंदा आजकल आप 18-16 साल के बच्चों को देखें तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दवाई अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें, खुद से इस्तेमाल ना करें और जितनी जल्दी हो सकता है उस दवाई को आप टेपर ऑफ करके तो बंद करें। नींद की दवाइयों का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि नींद की दवाइयों में डिपेंडेंस और टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, वो आपको फिर मुसलसल लेनी पड़ती हैं और प्रोग्रेसिवली उसकी डोज भी बढ़ती जाती है। अच्छा, फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स जो बहुत सारी यूज़ होती हैं, वो रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो भी नोटोरियस हैं और ये डिमेंशिया करती हैं। अच्छा, बच्चों को हम फेनर्गन सिरप पिलाते हैं बड़ा कॉमनली रात को सोते हुए कि जी बच्चा तंग कर रहा है या बच्चा रात को देर से सोता है या घर में मेहमान आए हैं, कॉफ सिरप पिला देते हैं कि जी खांसी का सिरप पिला देंगे, बच्चा सोता रहेगा। खुदा का वास्ता है, ये चीज़ मत करें। इनमें बेसिकली नशा होता है जिनसे बच्चा सो जाता है, लेकिन आप अपने बच्चे को खुद नशे की आदत डालेंगे। और ये अक्सर लोग करते हैं, 6 माह 8 माह, साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा है, उछल कूद ज़्यादा करता है, अच्छा मेहमान आ रहे हैं या बाहर जाना है, माँ बाप ने इसको पिला दो, सो जाएगा, फिर हम आराम से चले जाएंगे। आप बेसिकली अपने बच्चे को ड्रग कर रहे हैं। यू कांट डू दैट। बाहर के मुल्क में अगर आप इस तरह की हरकत करें तो आपके सोशल सर्विसेज आ जाएगी, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, बच्चे लेने आपका लेके चले जाएंगे वो।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी अद्वियात का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर बिल्कुल ना करें, और कम से कम अद्वियात का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, जिसके बगैर गुजारा ना हो सके, नागुज़ीर हो जाए तो अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी से मतलब बचने के लिए कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ है, या इसका कोई इलाज है? इसमें बहुत सारी और अगर इलाज नहीं है तो क्या इसको स्लो डाउन किया जा सकता है, या जहाँ पे है वहाँ रोका जा सकता जी, है? अद्वियात के साथ इसमें बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं, और उन अद्वियात का इंतखाब बीमारी की स्टेज के हिसाब से किया जाता है। माइल्ड डिमेंशिया या माइल्ड अल्जाइमर की और दवा है, मॉडरेट की और दवा है, और मॉडरेटली स्वीयर की और दवा है। तो हम जो है वो पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, उसके ऊपर फैसला करते हैं कि ये किस ग्रेड में फॉल करता है, और फिर उसको अद्वियात शुरू की जाती हैं। अब जो अद्वियात, टीका कोई नहीं है इसका? हिफाजती टीका कोई नहीं, मैंने कहा पूछ लूं ना, जी, पूछ लूं। हिफाजती टीका नहीं है। और ये अद्वियात अगर बाकायदगी से इस्तेमाल की जाएं तो बहुत हद तक मेमोरी के इश्यूज़ तो बहुत ज़रा देर से जाके बेहतर होते हैं, लेकिन बिहेवियर के इश्यूज़ बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं, और फिर फैमिली कंफर्टेबल होना शुरू हो जाती है, जो कि एग्नी से गुजर रही होती है, अजियत से गुजर रही होती है, फैमिली भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसमें कुछ अद्वियात हैं जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि इनका प्रोटेक्टिव रोल है, अच्छा रोल है, जैसे एनसेड्स हो गई, जो दर्द की अद्वियात हैं, उनका अच्छा रोल है, वो डिमेंशिया की डेवलपमेंट को कम करते हैं, ये देखा गया है। लिपिड लोअरिंग अद्वियात, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात हैं, उनके अंदर ये जो है वो टेंडेंसी है, वो इसको कम करती हैं। सो कुछ अद्वियात इस तरह की हैं, लेकिन कोई भी दवाई डॉक्टर से रुजू किए बगैर, डिस्कस किए बगैर, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगानी, हाथ भी नहीं लगानी जब तक डॉक्टर नुस्खा ना दे। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़। अल्जाइमर या डिमेंशिया महज बढ़ती उम्र की अलामत हरगिज़ नहीं है, ढलती उम्र की अलामत हरगिज़ नहीं है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सो अगर आप में से किसी को, फैमिली मेम्बर को, पेरेंट्स को या जानने वाले को, किसी को भी ये अलामात हों तो फ़ौरन माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आएँ कि ये बीमारी इब्तदाई स्टेज पर अगर पकड़ ली जाए तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपको हम तकलीफ़ देंगे और फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम फालिज यानी कि स्ट्रोक से रिलेटेड, बिकॉज ये भी एक इतनी कॉमन चीज़ है और आजकल हम इतना ज़्यादा देख रहे हैं। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है डॉक्टर साहब हमें नेक्स्ट टाइम देंगे। इस टीज़र के साथ हम डॉक्टर साहब को शुक्रिया करेंगे। और व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ज्वाइन करने जा रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे सुपरस्टार ने कि चाहे हम फिल्म की दुनिया की बात करें, ड्रामा की दुनिया की बात करें, एज अ डायरेक्टर बात करें, एज अ स्क्रीन राइटर बात करें, ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके साथ मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि मैंने बहुत काम किया। मुझे याद है कि जब मैं फील्ड में नई आई थी, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब नोन आर्टिस्ट होते हैं तो जो अननोन आर्टिस्ट होते हैं वो जब फील्ड के अंदर आते हैं तो बहुत से जो इस्टेब्लिश मेल आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं फ़लाँ लड़की को रख लो या फ़लाँ लड़की को रख लो, क्योंकि वो भी नोन लोग होते हैं तो उनको लगता है कि ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर होगा, प्रोजेक्ट ज़्यादा पॉपुलर होगा। लेकिन इस पर्सनैलिटी ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी कभी नाम आता था कि जी हम इसको कंसिडर करें, इसको कंसिडर करें, तो ये कहते थे कि मेरा नाम आता था तो कहते थे जुगन के साथ। मैं बात कर रही हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, अपने कॉलीग, एक ऐसे अमेजिंग इंसान की जो एक्टर तो बहुत बड़े हैं लेकिन उससे कई गुने बड़े और ब्रिलियंट इंसान हैं, द एब्सोल्युटली फैबुलस फैसल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैसल आप कहाँ थे? ओहो वेयर वर यू? मैं इधर ही था। मैंने नहीं, आप नहीं, 3-4 years you have been missing in action. yes. Where did you go? मैं I was away. और मुझे भी नहीं आपने बताया, आप गायब हो गए। आपके फोन पे फोन कर रहे हैं, आपका फोन बंद आ रहा है। मैं एक्चुअली I was away, मैं कनाडा गया हुआ था 2-3 साल के लिए। क्यों? हम बहुत बुरे लगते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ काम थे बड़े ज़रूरी जो मुझे करने थे, जिसकी वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ा। और दूसरी बात ये कि कोरोना के बाद ऐसा टाइम था कि आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला।
तो आई जस्ट वांटेड टू गो एंड फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग कनाडा में, बिकॉज आई एम अ कैनेडियन सिटीजन, सो आई नीडेड पाकिस्तानी एंड कैनेडियन पाकिस्तानी एंड कैनेडियन, तो जिसकी वजह से मुझे वहाँ भी बड़े काम होते हैं, जिसकी वजह से मैं आता जाता रहता हूँ उधर, तो इसलिए मैं कनाडा गया हुआ था। लेकिन नाउ आई एम बैक, अभी मैं रिसेंटली आया हूँ कुछ अरसे से, लेकिन आई एम बैक टू स्टे हियर एंड गेट बैक इनटू वर्क। लेकिन फैसल एक बात बताइए कि मतलब कोविड के दौरान हम सबका भट्टा बैठ गया था। हाँ, सीधी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। काम हो ही नहीं रहा था। वो टाइम कैसे आपने मैनेज किया? उस टाइम यहाँ पे बैठे हुए थे, जब काम शुरू हुआ तो आप गायब हो गए। बस वो क्योंकि एक्चुअली एक आई थिंक अगर हम 5 या 6 साल की विंडो कहें, हाँ, हाँ। तो उसमें आप एक तरह से ऑफ एयर थे। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे एक्टिव थे बट ऑफ एयर थे। ऑफ एयर था मैं। दूसरी बात ये थी कि कोरोना के ज़माने में फिर काम भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। कोरोना के बाद शुरू हुआ काफ़ी कुछ, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हो गया था कि जी सोशल मीडिया, एवरी एक्टर, एवरी पर्सनालिटी वाज डूइंग सोशल मीडिया, तो मैं उसको भी ट्राई आउट कर रहा था। और अब शुक्र है सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं चाहता यही हूँ कि मैं सोशल मीडिया और अपना एक्टिंग वर्क को कंटिन्यू करूँ दोनों। तो इसलिए मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि कमिंग बैक इनटू एक्टिंग प्रॉब्ली इज़ अ वेरी गुड आइडिया। एंड बाय द वे दूसरी चीज़ जो मैंने डिस्कवर की कनाडा जाके वो ये है कि मैंने कोशिश की कि हर किस्म की ये भी काम करके देख लो, वो भी काम करके देख लो। 2 चीज़ें थी, एक तो कोई भी मुझे हायर किसी भी काम के लिए नहीं करता था, क्योंकि आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग। ये क्या बात हुई? और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे सवाए एक्टिंग का जितनी आपकी रियल एस्टेट की नॉलेज है, ओह अच्छा, एक्सक्यूज मी, मैं व्यूअर्स इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर हमारे यहाँ पे जो हमारे अब जनरल मैनेजर साहब हैं, कैसर शरीफ साहब, और मेरी जो टीम है उनको मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ घर बनाने का। क्योंकि मैंने अपना घर जब बनाने की तरफ सोचा तो कॉलीग्स में अगर बात करूँ तो मैंने, और फ्रेंड से बात करूँ तो मैंने फैसल से मशवरा किया। मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही फैसल ने कहा तू शुरू कर, बन जाएगा। एंड ऑनेस्टली आपके ये वाले दोस्त होते हैं जो आपका साथ देते हैं, और मुझे इतनी गाइडेंस दी फैसल ने। फैसल यू आर वेरी गुड इन द रियल एस्टेट एरिया ऑफ थिंग्स। हाँ, इट जस्ट सो हैपेंड दैट मैं यू नो आई हैड सम मनी। कितने लोगों के घर बनवाए आपने? हाँ, मैंने अपने बहुत सारे बनाए, अपने बनाए, और आपने कितने आर्टिस्ट की हेल्प भी की है, बिल्डिंग बनाई है, बेची है, काफ़ी कुछ किया। तो आई गेस यू नो मैं उस तरह की चीज़ें करता हूँ कि जिसमें आई काइंड ऑफ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आई डू न्यू थिंग्स एट टाइम्स। जिस तरह मुझे एक्टिंग वर्क कम था तो मैंने कहा चलो लेट्स पुट माई एफर्ट्स इनटू अदर बिजनेसेस, अदर वर्क, जिसमें वो कई दफ़ा आप सक्सेसफुल होते हैं, कई दफ़ा नहीं होते। तो एक आपने ये डिस्कवर किया कि यू आर अनहायरेबल। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आप जैसा बंदा, फिल्म स्टार, एक्टर, आपको मतलब आपको कोई अगर हायर करेगा भी तो लोग काम की कम बात करेंगे और आपकी शक्ल ही देखते रहेंगे। ये भी सेल्फियों से नहीं बाहर ये निकलेंगे। भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या डिस्कवर किया आपने? आपने कहा 1-2 बातें आपने। एक तो ये मैंने डिस्कवर किया कि मुझे किसी ने कोई हायर किसी काम के लिए नहीं करेगा। दूसरा ये कि मुझे और कोई काम करना आता ही नहीं है। ये क्या बात? मुझे कोई काम देखा जाए तो एक्टिंग के अलावा मुझे रियली राइटिंग, डायरेक्टिंग, आई एम डायरेक्टर, राइटर, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट एक्चुअली बेसिकली आई एम फर्स्ट एन एक्टर, लास्ट एन एक्टर। एक्टर के अलावा मुझे, एक्टिंग के अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं। अच्छा, यानी कि रूह को सुकून मिल गया। ये होता है, ये हर आर्टिस्ट पे एक टाइम आता है जब वो कहते हैं फॉरगेट इट, मैं कुछ और करूंगा। फिर हम जाते हैं और टकरे मारते हैं इधर उधर। एग्जैक्टली। तो फिर वो पंजाबी का मुहावरा ना, जिथे दी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये मेरे साथ भी यही हुआ। आपने छोड़ी एक्टिंग तो मैंने भी छोड़ दी ना उससे कुछ साल पहले। आई रिमेंबर यू कॉल्ड मी वंस एंड सेड तुम फलां प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा मैं वैसी नहीं कर रही एक्टिंग। हाँ बेदरो दीवार पे याद है मेरी मिसकैरेज हुई थी। हाँ, उसके बाद मेरा दिल ही उठ गया एक्टिंग से। लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया एक्टिंग का वो आपके साथ किया। पीपल डोंट रियलाइज, उसके बाद फिर अब कर रही हूं। बिल्कुल, पीपल डोंट रियलाइज कि एक्टर्स जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनको आप आम लोगों की तरह नहीं समझ सकते। दे कैन बी इन एंड आउट ऑफ वर्क बिकॉज आप कई दफ़ा हमारा ऐसा काम है, यू हैव टू लव इट, और कई दफ़ा होता है आप लव नहीं कर रहे होते उस काम को, फिर देन यू गो बैक टू दैट लव। तो ये होता रहता है एक्टर्स के साथ, स्पेशली मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है कि मैं कभी करना चाहता हूँ फिर कभी नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं करना चाहता हूँ। अब क्या करना चाह रहे हो मुझे ये बताओ। मैं देखो, मेरा you are at that stage and in your career जहाँ पे आप उंगली रखोगे तो आप वो चीज़ कर सकते हो। आप समझ रहे हो, अब आप वो मसला नहीं है कि आपको कोई चांस मिलेगा तो आप करेंगे। सही है, बिल्कुल। कैसा काम करना चाह रहे हो? मैं एक्चुअली मेरी अब ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस हो गया, फिल्म इंडस्ट्री, इतने ईयर्स ऑफ 40 मेजर फिल्म्स
आई वर्कड इन टेलीविज़न इतना ज़्यादा, उसके अलावा पर्सनल लाइफ में मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में है कि अब मैं कभी सोचता हूँ मैं स्क्रीन पर अगर आऊँगा तो आई लुक कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई गिव अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया ऑफ एक्टिंग। मुझे एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा जो है समझ आ गई है कि इसको आगे जाके किस तरह मैं एक नया एस्पेक्ट कैसे दूँ, स्पेशली विद द सोशल मीडिया, कीपिंग इन माइंड कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम और उसमें एक एक्टर को किस तरह सर्वाइव करना है, दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन ऑल दीज लास्ट 3-4 years। फैसल, किस किस्म के रोल्स आपको अपील करते हैं? देखिए, हर बंदे का एक एरिया होता है। मैंने आपको कॉमेडी भी करते हुए देखे, वी हैव डन इट टुगेदर आल्सो, एंड यू हैव अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग एंड आल्सो वो जो कहते हैं ना, यू हैव वेरी ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, राय सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, एक दूसरा, आई हैव सीन यू डू वेरी सीरियस रोल्स, आई हैव सीन यू प्ले वेरी फिलोसॉफिकल कैरेक्टर्स आल्सो, very romantic role. I mean, you were the romantic hero of choice for everyone, always. Yeah. अब दिल किस किस्म का काम करने को चाहता है? क्योंकि देखो, मेरा जब मुझसे अब कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि यार मैं 25-26 साल की मतलब छोकरी वर्ड गलत है, बट मतलब लड़की नहीं ना, वो मेरा अब इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। सही, मैं थोड़े से ऐसे रोल्स करना चाहती हूँ जिसमें कोई मतलब मीट हो। मैं जुगन, मैं बताऊँ आपको, मैं पहले भी सोचता था कभी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा मेरा इस चीज़ में बिलीफ है कि आप मुझे कोई भी रोल देंगे उसको मैं अपने तरीके से ऐसे प्रेजेंट करूँगा कि लोग खुश हों, आप खुश हों और मैं खुश हूँ। मैं कोई ख़ास रोल नहीं करना चाहता, मैं कोई भी रोल हो जिसके अंदर कुछ करने को हो, आप मुझे फिर आप देखिएगा कि मैं उसको मैं किस तरह मोल्ड करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, एक आपने हरकत अलबत्ता की थी जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। टिंड कर ली थी आपने अपनी, ये क्या हरकत थी? मतलब अगर अल्लाह ताला ने बाल दिए हुए हैं तो ज़रूरी था कि उनकी हम मतलब That's social media for you, I tell you। वो वायरल हो गई ना, वायरल होगी थी। ये क्या कहानी थी? मैं अपने दोस्त के साथ बहरीन में था, अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, और हम रात को सुबह उठे होटल में तो मेरा ऐसे ही दिल किया, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा कोई ना कोई एकदम मुझे होता है। जी जी। तो मैं उठा, मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने कहा यार अपने दोस्त को, मैंने कहा आके भी यार ज़रा वो वीडियो बनाना, मैं अपने बाल शेव करने लगा। कहता है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने अपना वो पकड़ा, क्लिपर पकड़ा, और मैंने थोड़ा सा ऑडियंस के साथ कहा, मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब बाल काटता हूँ तो मैं कैसे काटता हूँ। और फिर मैंने वो पूरा उसे रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन पर। मैंने पूरे यूँ करके काटे बाल, और फिर मोहॉक बनाया और उनको बताया कि इस तरह मैं करता हूँ। आई डेंट थिंक इट वॉज गोइंग टू गो वायरल। उसके बाद मैं लंदन चला गया, वापस आ गया। उसके बाद एक दिन मैं बोर बैठा था, मैंने कहा यार पता नहीं, ये मैं डालूंगा वीडियो तो लोग क्या आगे क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डर डर के तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। मैंने जैसे वो वीडियो डाली, लोगों ने, मैं बाहर जाऊँ लोग कहें आपकी वीडियो देखिए, आपकी वीडियो देखिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो इतनी वायरल हो गई, नॉट ओनली ऑन माय टिकटॉक एंड दीदी, वो हम सब के सोशल मीडिया पे भी वायरल सब। तो वो लोगों ने कई लोगों ने वो वीडियो उठा के अपने सोशल मीडिया, अपने डुएट बना दिए। हाँ, और मेरे कोई यंगर पिक्चर नीचे लगा के, और वो कि जी पहले ये थे और अब देखिए ये हाँ। इस तरह के। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें भी कर सकता हूँ, यू नो, इन द सेंस दैट आई रियली लाइक द सोशल मीडिया वेरी मच, सो आई वांट टू बी मच मोर एक्टिव ऑन इट। अच्छा, पहले लोग हमेशा ये सोचते थे कि फैसल रहमान जो है ना, वो कुछ खाता ही नहीं है और बहुत पतला, इसीलिए इतना पतला सूखा सा है। हाँ। एक तो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। हाँ। आप सारी फैमिली सारी जो है मेरी वो बहुत वेरी स्लिम, बारीक बहुत से हैं, बारीक है, हाँ। जिनको हम सिंगल पसली कहते हैं। बट आप बहुत फिटनेस फ्रीक भी हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, मैं दो चीज़ें बताता हूँ। खुराक के बारे में भी पर्टिकुलर हैं बहुत। किसके बारे में? खुराक के बारे में। खुराक के बारे में मैं आपको दो तीन मतलब भूखे नहीं मरते ये, मैंने देखा इनको खाते हुए। मैं आपको बताऊँ, बल्कि सोशल मीडिया पे मैं दिखाता रहता हूँ कि मैं क्या चीज़ें खाता हूँ और रोज़ खाता हूँ। एक तो ये कि मेरी फैमिली में नोबडी इज़ फैट, किसी को चढ़ता ही नहीं है फैट। दूसरा ये कि मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, और जिम में अब से नहीं, मैं जब मैं 20s में था तब से मैं जिम जा रहा हूँ। तो जिसकी वजह से ये है कि मेरी बॉडी पे फैट नहीं है, और मसल अगर मतलब मैं दिखा तो नहीं सकता, नहीं, लेकिन प्लीज ना दिखाइएगा, फैमिली चैनल है, आपकी मेहरबानी। बिकॉज मैं आई एम कम्प्लीटली मस्कुलर, बल्कि मैं एक पत्थर का इंसान है। मैं 2-3 चीज़ें मैं नहीं खाता ज़िंदगी में, और मैंने नहीं की। एक तो ये कि मैं वाइट शुगर लिए हुए मुझे
20 साल हो गए, वाइट शुगर मैं नहीं खाता कभी भी। 20 साल? हाँ, इवन मोर में आई थिंक। एक तो मीठा मुझे वैसे नहीं पसंद, और वाइट शुगर में बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मैं वेजिटेबल ऑयल्स में बने हुए खाने नहीं खाता। ये सनफ्लावर ऑयल और इस तरह की चीज़ों में नहीं खाता। देसी घी खाता? मैं सिर्फ देसी घी में या मक्खन में, या फिर जो एनिमल फैट होता है जैसे बीफ का फैट होता है, उसके अंदर मैं अंडे फ्राई करके, और अंडे में दिन के 6 खाता हूँ, आपको पता है, फ्राई करके देसी घी में विद हाफ अ पराठा। कार्ब्स में ज़्यादा नहीं लेता, कम लेता हूँ मैं। और बट खाते सब कुछ है? खाता मैं सब कुछ हूँ, और 2 दफ़ा खाता हूँ। हैवी ब्रेकफास्ट एंड हैवी डिनर बाय 7 o'clock। लेकिन सोते कितने बजे तक हैं? सो जाता हूँ मैं 12 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे। एंड व्हाट टाइम डू यू वेक अप? उठते कब? अबाउट 8 o'clock। सो इट्स अबाउट 7.5 घंटे की मेरी नींद स्लीप होती है। एंड आई थिंक इट्स रात को ना खाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नो, बिकॉज यू सी वैसे हर बंदे का एक ही सवाल होता है ना कि ये बंदा हम कब से देख रहे हैं, इसके ऊपर एज क्यों नहीं आती, इसकी फिजिक क्यों नहीं चेंज होती? हाँ। तो मैं उस सवाल का जवाब लोगों को देना चाह रही थी कि भाई एक बंदा अगर अपना ख्याल रखता है तो वो उम्र चोर तो होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे भाई, एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज अ टीनेजर। ये भी तो अंडरस्टैंड करे ना। I was 14 हाँ, when I 14 साल के थे और आए ऑपोजिट बाबरा शरीफ के, जो उस वक्त शायद 24-25 साल की खुद थी। हाँ, शी वाज ओल्डर। बिल्कुल, she तो was द older. पॉइंट इज ऑब्वियसली बहुत छोटी उम्र पे ही केम एज अ हीरो एंड देन ही कंटिन्यूड। यूजुअली होता है कि लड़के 25-30 साल की उम्र पे आते हैं फील्ड में, Exactly, व्हिच इज व्हाई यू exactly. सीन फैसल रहमान फॉर सो लॉन्ग। ही वाज 14 इयर्स ओल्ड। ये ऑन रिकॉर्ड बात है Yeah, that's जब ये इस true. फील्ड में आए थे। That's true. तो That's इसीलिए true. लोग कहते हैं ना बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी बचपन में ही था। हाँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे 15-16 साल, मेरी 15-16 साल की उम्र में मुझे देखा हुआ है, वो उस वक्त वो 25 साल के थे, वो भी यंग थे, लेकिन नेचुरली वो मेरे से 10 साल तो बड़े हैं ना, कम से कम। दैट्स द डिफरेंस। बट यू सी द थिंग इज, मैं आपको बताता हूँ फेस का, कि आप शुगर ना खाने से आप क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है वो शुगर की वजह से होती है। आपको मैं सबको कहता हूँ, अगर आप 1 हफ्ता शुगर ना खा के देखें, अगर आपका फेस यूँ पतला हो जाएगा, आपको लोग कहेंगे आप तो बीमार हैं, आप तो मरने वाले हैं। लेकिन शुगर एक्चुअली वाटर रिटेंशन करती है। तो इसलिए शुगर को अगर आप बिल्कुल कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो आपका फेस, आपकी बॉडी पतली हो जाएगी। दैट इज़ योर रियल बॉडी एंड दैट्स योर रियल फेस। उसके साथ आप खाते रहें, आप प्रोटीन्स खाएं, जो मर्ज़ी करें। तो मैं तो काफ़ी अरसे से ये कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े सालों से मैं एक्टिंग की तरफ भी नहीं हूँ। तो आई डू अ लॉट ऑफ जिम एंड आई डू अ लॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स, यू नो, तो जिसकी वजह से मैं आई लुक लाइक दिस, यू नो। वो एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि ये ब्रूस ली के छोटे भाई चूस लिए। हाँ, तो बात गलत नहीं की उन्होंने, लेकिन खैर हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल रहमान से ये जानेंगे कि आज तक इनका फेवरेट फिल्म का कैरेक्टर, सिर्फ एक चूज करना है, आई एम सॉरी, फेवरेट फिल्म कैरेक्टर जो इन्होंने प्ले किया एंड फेवरेट ड्रामा कैरेक्टर जो टू डेट इन्होंने प्ले किया, उसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कुछ लिखा इस दौरान जब फ्री बैठे हुए थे, कोई चीज़ खुद भी प्रोड्यूस डायरेक्ट करने का प्लान है। ये सब बातें जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो हमें ये कहना चाहिए वेलकम बैक फैसल रहमान, जो बड़े अरसे के बाद शुक्र है वापस पाकिस्तान आ गए हैं और काम पे तवज्जो दे रहे हैं। 5 साल बहुत इन्होंने पार्टी कर ली, अब हमने इनको बैठा लिया कि बहुत ट्रैवल कर लिया, बस कर दें, अब आप इजी हो जाए। और हम किचन में भी झाती डाल देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपसे ये भी जानना है कि हांडी रोटी खुद बनानी आती है कि नहीं? मुझे काबली पुलाव आता है बहुत अच्छा बनाना, मैंने अपनी नानी से सीखा। इतना तो बनता था, बिल्कुल इतना तो बनता था ना। अच्छा जी, किचन में अलबत्ता कोफ्ता बिरयानी बनी है जी, रेडी है जी। कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार किस्म की चटपटी। तो खुद ही फैसला कर लिया कि ये अब आप खा के बताएंगे। ये तो वही तो बात है ना, दही बल्ले तो आपके सबसे ज्यादा हिट है। अच्छा जी, तो ये भी खाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। बाय द वे, इसी कोफ्ता बिरयानी के साथ अगर दही बल्ले रायते के तौर पे यूज़ किया जाए तो वो भी बड़े मज़े के लगेंगे। एक मेरी आइडिया है, लेकिन आप अभी बनाएंगी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। हम क्या वहाँ जाके खाएंगे अभी? नहीं, आप नहीं, वो हम आपको बाद में खिलाएंगे। आपके भी तो टाइमिंग्स होते हैं ना, हैवी ब्रेकफास्ट एंड हैवी डिनर। सही। अच्छा, ये बताइए कि आज तक फैसल रहमान का फेवरेट कैरेक्टर जो फिल्म में प्ले किया वो कौन सा है और क्यों? मेरी एक बताऊं या 2 बताऊं? नहीं, एक यू हैव टू चूज वन। अच्छा, मेरी एक फिल्म थी बेकरार।
वो फिल्म बाबरा के साथ थी और वो रोल मुझे, हालांकि और फिल्में हिट ज़्यादा हुई थी, लेकिन समहाउ ये रोल मुझे बहुत पसंद आया। इसमें मेरी केमिस्ट्री बाबरा के साथ बहुत अच्छी थी और वो बड़ी, इट केम थ्रू, लोग, पीपल रियली लाइक्ड इट। उसके गाने भी बड़े, और उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना कि शायद इन लोगों की शादी होने वाली, हाँ, ये हाँ, वो वाली बिल्कुल, फिल्म थी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद ये रूमर भी शुरू हुआ रूमर हो और ये गया था। कहते ही बेचारे थक गए कि भाई हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हाँ, कॉलीग्स हैं, हम फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल। खुदा का वास्ता है। लेकिन वो नेचुरली पीपल लाइक टू हेयर ऑल दोज स्टोरीज, यू नो, बट कोई ऐसी बात नहीं थी। ऑल, यू नो, हम दोस्ती आज तक बहुत ज़्यादा मेरी दोस्ती बाबरा के साथ। ड्रामे में हाँ, फेवरेट कैरेक्टर? ड्रामे में भी फेवरेट जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक ड्रामा था रकीब, सिंगल प्ले था, यस। जिसकी बाद में किसी एक भारतीय फिल्म कॉपी भी हुई थी उसके ऊपर। रकीब मुझे बड़ा, दैट वाज माय फर्स्ट प्ले एक्चुअली। टेलीविज़न का काम मैंने पहली दफ़ा रकीब किया था। दैट वाज अ वेरी गुड प्ले। तो इसलिए वो मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे सीरियल तो और पसंद, बड़े अच्छे अच्छे सीरियल भी हैं। फिल्म से जब ड्रामे में ट्रांजिशन की, कैसा लगा? अच्छा या बुरा? सच बोलना है। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए कि फिल्म के अंदर आपको एक एक शॉट के ऊपर हम इतना काम किया करते थे। तो जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि क्या ये एकदम ही हो गया सारा कुछ, मतलब आप एक क्लोजअप के लिए लाइट जो है 1 घंटे की लाइट होती थी हम जब फिल्मों में काम करते। यहाँ टेलीविज़न में आके वो फटाफट, और डायरेक्टर पूछता भी नहीं था कि मैं शॉट ख़त्म करके हमेशा डायरेक्टर को देखता हूँ कि आपको पसंद आया या नहीं आया, अगर नहीं पसंद आया मैं दोबारा करता हूँ। ड्रामे में तो पूछते ही नहीं है वो, तो जो पूछता, हाँ जी सर, मैंने कहा सर ठीक है जी सर, आपने कर दिया, ठीक है, यू नो। सो दैट आई सेड, यार ये तो फिल्मों में तो वो कहते नहीं सर दोबारा करें। 50 रिटेक्स मैंने दी हुई हैं फिल्मों के अंदर, और अच्छे डायरेक्टरों की, जिनको पता था कि मुझे भी काम ठीक आता है, लेकिन बहुत रिटेक्स देते थे हम। और ड्रामों में तो मगरों लाने वाला काम, ड्रामों में किस करते जाएं, लेकिन ये कि सारी दुनिया में ड्रामों का यही स्टाइल होता है, उस पर इतना सा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। इट्स अ वेरी बेसिक। असल में देखा जाए तो जितनी देर में फिल्म बनती है, जो 90 मिनट की या चले 3 घंटे की भी आपने फिल्म बनानी है, उस टाइम के अंदर अब लोग ड्रामा बनाते हैं 26 एपिसोड का। एग्जैक्टली। कभी 50 एपिसोड के सोप भी बना लेते हैं। लेकिन मैं जुगन आपको एक बात जाहिर ही फिर क्वालिटी तो होएगी ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि वक्त बहुत बदल गया है। सिनेमा का टाइम इज अप। सिनेमा अब कोई नहीं देखता, किसी के पास 2 घंटे 2.5 घंटे जाके बैठ के सिनेमा फिल्म देखने हाँ, का अगर टाइम आप नहीं डिजिटल फिल्म करते हैं उसका मार्जिन है। आप अब फिल्म अगर बनाएंगे और उसको आप सोशल मीडिया पे डालेंगे, तब आपकी पता चलेगा कि आप कितना पानी में, कितना नहीं। अब वो सिनेमा वाला चक्कर ख़त्म हो गया है, हमने कर लिया है वो। अब आपको जितनी शॉर्ट से शॉर्ट स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं ना, उतनी, अब देखें ना टिकटॉक वगैरह के ऊपर आप कितनी शॉर्ट स्टोरी टेलिंग करते हैं, आप विदिन 30 सेकेंड्स आप सब कुछ बता देते हैं। एग्जैक्टली अब ये हो रहा है, इसलिए अब हम टू रेमिनिस एंड थिंक कि जी सिनेमा वॉज अ ग्रेट थिंग, या सिनेमा वॉज अ ग्रेट थिंग, बट उसका टाइम अप हो चुका है। लोग जब कहते हैं हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, ये आई से फाइन, बट इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट, बिकॉज सिनेमा कोई नहीं देखेगा। टीवी के ऊपर वो देखेंगे 5-5 मिनट करके पूरी फिल्म खत्म करेंगे, वो कभी भी पूरा बैठ के नहीं देखेंगे। नहीं तो सच्ची बात है, मेरा भी people have no बट time. दूसरी बात है कि ना फैसल, यू मेट ऑल द किड्स। अब नूर बानो इतनी सी है, आपको पता है, टिकती नहीं है। हाँ। परसों कितना उछल रही थी इधर उधर हाँ। ऑल। मैंने बच्ची को भी देखना है, मैंने अपने 7 साल के बेटे को देखना है, मेरा 17 साल का yeah. हमजा है, मतलब आई हैव 2 स्टेप किड्स ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह द हाउस इज यूजुअली वेरी फुल। Yes. तो अब मूवी किसके पास टाइम है कि 1.5 घंटे की भी फिल्म बैठ के देखे? तो वही होता है, 20 मिनट की देखी, रोक दी, को बच्चों को कोई चीज़ की, अच्छा ला दिया, किसी को खिला दिया, फिर वापस आए, को 25 मिनट देखी। तो अगर ये मार्जिन हो, इसीलिए तो डिजिटल फिल्में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, जिसको हम टेलीफिल्म कहते थे। एग्जैक्टली। अब ये जो अगली जनरेशन आ रही है, इनको अगर आप बताएंगे कि अच्छा जी हम तो 2.5 घंटे एक सिनेमा में बैठ के एक फिल्म देखते थे, तो उनको बड़ी हैरत होगी कि अच्छा एक कमरे में बैठ के आप पूरी फिल्म देखते थे, फिर निकलते थे, उसके पैसे भी देने पड़ते थे। दैट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। अगली जनरेशन इज नॉट गोइंग टू वॉच इट। आपका अब गेम प्लान क्या है? हम व्हाट डू वी सी फॉर यू आगे ना? कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ ट्रैजेक्टरी बनाई मैं होगी। तो आई वांट टू डू एवरीथिंग एंड आई हैव बीन वांटिंग टू डू एवरीथिंग। मैं तो, मेरा मेन स्टे इज माय एक्टिंग। एक्टिंग को मैं बेस बना के आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट डूइंग माय एक्टिंग वर्क, गेटिंग वर्क, और वो सारा काम जो कि मुझे सूट करता है, जो मेरी एज को सूट करता है, वो मैं करना चाहता हूँ, और उसको मैं बड़ा अच्छा करना चाहता हूँ इन अ न्यू वे।
क्योंकि फैसल एक ये बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी इंडस्ट्री में, हम सब के साथ होता है, हम एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं प्ले कर होते, सकते। हाँ, बिल्कुल, आप और मैं नहीं बिल्कुल, प्ले कर नहीं, सकते, हाँ, लेट्स बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट, ठीक है? लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जरूर प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बट दैट नो नो नॉट, देखो वो भी अब दूसरी एक्सट्रीम है, आई मीन अ यंगर टीचर व्हाटएवर ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट द फैक्ट इज कि देखें हमारी इंडस्ट्री में या तो इनको बच्चे चाहिए होते हैं या एक 40 साल या 30 साल के बच्चे की बाप या माँ चाहिए होता है, बीच की कोई चीज़ नहीं बीच की कोई बनाते। नहीं, अब हाँ। बनना शुरू हुई हैं वो, जैसे कि हादसा फिल्म की उन्होंने अपनी हादसा ड्रामा था उसमें मैं भी थी, बट आई हैड अ स्मॉलर रोल इन दैट, हदीका के आने के बारे में। देखिए इस किस्म के रोल्स करने का मज़ा भी आता है। बिल्कुल, हमें तो मिलने यही चाहिए और यही मिलेंगे रोल, अगर जब भी जैसे भी काम होगा। बट द थिंग इज आई डोंट सी कि इसमें कोई वो है बुराई है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है कि एवरी रोल you can have your touch in it, you can have your life का experience in that role and you can bring it। आपको पता है audience जो है आपके साथ चलेगी, they don't care how old you are, how ugly you are, as long as अगर आपने उनके heart को touch किया है, उनकी sensibilities को touch किया है, वो आपके साथ चलेंगे। So that is what I'm capable of doing and I think I'm going to bring you with me। हाँ, मैं तो हमेशा से ये लोग पल्लू पकड़ते हैं, मैं इनके कोट का नुक्कर पकड़ के पीछे पीछे भागती रहती हूँ। आई बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, देयर आर वेरी फ्यू पीपल इस इंडस्ट्री में जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तियाँ सबसे होती हैं, एतबार आप बड़े कम लोगों पे कर सकते हो, एंड ही इज़ द वन पर्सन आई ट्रस्ट ब्लाइंडली इन दिस इंडस्ट्री। हिम और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं सोहेल जावेद, ये दो लोग हैं जिनको मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, और अल्लाह का बहुत करम है कि अब वो भी लाहौर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और ये भी वापस शिफ्ट हो गया, तो अब मुझे लगता है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम वापस आ गया। वरना नो लिटरली इंसान को लगता है कि जैसे छत के बगैर इंसान पड़ा हुआ है। We all need support. We all need our friends. Yeah, you need एंड your में friends, yeah. बड़े अरसे बाद स्क्रीन पे टीवी पे नजर आए हो, कोई पैगाम देना चाहोगे अपने फैंस को, फॉर योर फैंस? मैं अपने फैंस को यही पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ लुक आउट फॉर माई नेक्स्ट projects, because उसके अंदर I'm going to touch your hearts and your minds and make you happy with my entertainment। इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि फिर ये अपनी कोई टेंट टुंड या कोई और अजीबोगरीब वीडियो ना बनाए, और अगर उन्होंने बनाई तो हम यहीं से इनको वायरल करेंगे फिर से। थैंक यू सो मच फैसल। थैंक यू वेरी मच। It's a pleasure and an honor being in your presence every time। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, थैंक यू। भाई बहुत ही प्यारे से फैसल रहमान भी वापस आ गए इंडस्ट्री में, हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। अब लेट्स सी व्हाट ही कम्स अप विद नेक्स्ट। देयर आर थिंग्स इन द वर्क्स जिनके ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन फैसल ने मना किया है कि अभी नहीं बताना, बट अनकरीब यू विल सी हिम ऑन द सिल्वर एंड द अदर स्क्रीन बोथ इंशाल्लाह। यहाँ पे अपने शो को क्लोज करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।